वेलकम टू नॉलेज पिस्टल यूपीएससी वंस अगेन। इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स का वीडियो। करंट अफेयर्स मैंने किस बेसिस पे लिए हैं? सम आर ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज, सम आर ऑन द बेसिस ऑफ थीम्स एंड सम आर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्शन। ये थीम्स का क्या चक्कर है? कुछ कुछ बेसिक लाइक एग्रीकल्चर थीम हो गई, तो वहाँ से कोई करंट अफेयर्स है इकोनॉमी से रिलेटेड दैट आई हैव टेकन, क्योंकि एग्रीकल्चर यूपीएससी को बहुत मजा आता है पूछने में। लाइक ग्रीन बजट, ग्रीन क्रेडिट, ये सब पूछने में बहुत मजा आता है, तो आई हैव टेकन सम ऑफ दीज थीम्स, उनको कवर करने की कोशिश किया है। अगेन दिस इज नॉट अ लाइक 100% फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट, बट हाँ, इससे मेरे को लगता है कि क्वेश्चंस आने चाहिए। बाकी तो यूपीएससी यूपीएससी है, नो वन कैन प्रेडिक्ट। नाउ फर्स्ट वन इज समर कैंपेन प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन इन 50 के ग्राम पंचायत बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज। ठीक है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यही याद रखो, बाकी इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और इससे ज़्यादा अगर आता है तो भाई मुझे नहीं लगता कि लोग ज़्यादा इसको डिटेल में कवर करके आते हैं। तो अगर 3 स्टेटमेंट हैं और दो तुम निकाल पा रहे हो तो ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, MHSC, ये यूनियन बजट के अंदर आया था 23-24 में। अब इसमें होता क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसमें पहली बात, ये सेविंग सर्टिफिकेट है, ओपन बाय वेमेन और अ गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड है तो उसके पेरेंट्स खोलेंगे, और वुमेन्स कैन ओपन इट इन पोस्ट ऑफिस, इन पब्लिक सेक्टर और अ क्वालिफाइड प्राइवेट सेक्टर बैंक। किसी में भी खोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में, पब्लिक सेक्टर बैंक में या प्राइवेट सेक्टर बैंक में। वो क्वालिफाइड है, लाइक गवर्नमेंट नोटिफाइड होगा कि इस प्राइवेट सेक्टर बैंक में MSSC खोल सकते हैं। ठीक है, फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.5% का, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा एनुअली, और 2 साल का मेच्योरिटी पीरियड होगा। मिनिमम इज 1,000 रुपीज, मैक्सिमम इज 1 लाख रुपीज। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स बट कैन नॉट ब्रीच द मैक्सिमम लिमिट। मतलब क्या है कि ये जो 1 लाख की लिमिट है, इसको ब्रीच किए बिना अ वुमेन कैन ओपन इन नंबर ऑफ अकाउंट्स इन इन नंबर ऑफ बैंक्स, बट उन बैंक्स को, अकाउंट्स को खोलने के लिए 3 मंथ्स का ग्रेस पीरियड रहेगा। मान लो अगर फर्स्ट में अकाउंट खोल लिया या एक्सिस बैंक में खोल लिया, अब अगर उसको SBI में अकाउंट खोलना है, सेम MSSC वाला, तो उसको 3 मंथ्स का वेट करना पड़ता है। देन शी कैन ओपन इट इन द SBI और एनी अदर बैंक। वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, 3 मंथ्स वाली चीज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बता दिया है बस। इसमें टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं होगा। दिस इज द मेजर थिंग, लाइक ये एक मेजर एक पॉइंट बन सकता है जो पूछ ले, एक स्टेटमेंट में आ सकता है। अब थर्ड इज अ टर्म, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, DSIBs। दीज आर द बैंक्स लाइक टू बिग टू फेल। अगर ये फेल होते हैं, मान लो SBI है, ये बैंक इतना बड़ा है, अगर ये फेल होता है तो हमारे पूरे मार्केट में क्राइसिस आ सकती है। तो सम बैंक्स आर सिस्टमेटिकली वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो फेल होते हैं, लाइक फेलियर इज बैंक हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, तो हमारा मार्केट गिर जाएगा। तो HDFC वॉज पुट इन द बकेट 1 बाय RBI। बकेट 1 का क्या मतलब है कि उनको 0.2% ऑफ NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, उनको होल्ड करके रखनी होती है। HDFC को इसमें डाला गया था। तो द टर्म इज इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर्स था। ठीक है, ये बकेट 1 तुम्हें बहुत बेसिक नॉर्म समझाने पड़ेंगे, उतना सब कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज के लिए है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बाकी बेसिक नॉर्म्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बकेट 1 लिस्ट याद रख लेना। ऐसे ही बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3 होती है, बट दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, द टर्म इज इंपॉर्टेंट, जो पूछ सकते हैं। अब RBI का रिपोर्ट आया था, ट्रेंड्स ऑन प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो स्ट्रेंथेंड टू 16.8%। अब ये क्या है, देखो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जो बैंक्स होते हैं उनको कुछ कैपिटल होल्ड करके रखना होता है, क्योंकि अगर बैंक रन जैसी सिचुएशन होती है तो वो अपने कस्टमर्स को पैसा वापस कर पाए। ठीक है, तो दिस कैपिटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। ठीक है, अब कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो अगर बैंक का ज्यादा होगा तो दैट बैंक इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर। उस बैंक को लाइक फेल होना इज वेरी हार्ड। तो स्ट्रेंथन टू 16.8%, जो कि एक बहुत अच्छा रेशियो है। नाउ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स, लाइक बैंक है, उसने किसी को लोन दिया, बट वो लोन वापस नहीं दे पाया बैंक को। तो ये बैंक के लिए जो एसेट था लोन का, जो उसको इंटरेस्ट आने वाला था और प्रिंसिपल आने वाला था, वो वापस नहीं आया, तो उसके लिए वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। ठीक है, अब ये चीज भी हमारे देश में कम हुई है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के बारे में, कुछ याद हो तो कमेंट्स में लिख देना। नाउ डिक्लाइनिंग फ्रॉम पीक in 2017-18 to 5.8% in 2023.
हमारा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट अभी 5.8% है इन 2023। पीक पे था, अभी कम आ चुका है। पीक पे कितना था याद करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स अकाउंट टू 62% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। इसका मतलब ये है कि 62% ऑफ 100, ठीक है, आर इन द डिपॉजिट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर एसबीआई एंड ऑल। बाकी का जो 38% है वो है प्राइवेट और एनबीएफसी डिपॉजिट्स में, ठीक है। नाउ, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक नया सिस्टम है, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। इन एडिशन टू नेफ्ट, आरटीजीएस एंड यूपीआई, तीनों के बारे में आपको शायद पता होगा थोड़ा बहुत। ऑल आर द लाइक ट्रांजैक्शन करने के लिए तीनों मोड्स काम आते हैं। यूपीआई से आप भली भांति परिचित हैं और यूज भी करते होंगे कुछ लोग तो रोज। आई थिंक एवरीवन इज यूजिंग इट नाउ। ये किसने बनाया? मेड अवेलेबल ऑन नीड बेसिस लाइक नेचुरल कैलामिटी और वॉर लाइक सिचुएशंस। ये नॉर्मल टाइम्स के लिए नहीं बनाया है, आरबीआई ने कुछ पर्टिकुलर टाइम्स के लिए इसको यूज करने के लिए बनाया है, जस्ट लाइक नेचुरल कैलामिटी एंड वॉर, ठीक है। ग्रीन डिपॉजिट्स, पहली बात ये है इंटरेस्ट बेयरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट अवेल्ड बाय रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दीज आर बिग प्लेयर्स, ये बड़े बड़े लोग होते हैं। दोज टेक दीज एफडीज, क्योंकि लाइक अब ना बैंक्स ने ऐसे रूल्स कर दिए हैं कि अगर आप हमारे इन पर्टिकुलर ग्रीन डिपॉजिट्स और ऐसी एफडीज में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो हम आपको ज़्यादा बड़े लोन्स नहीं देंगे फॉर द इंडस्ट्रियल वर्क्स। इससे इन्वायरमेंट भी बचता है और लाइक इन्वायरमेंट के लिए भी पैसा चला जाता है इन स्कीम्स के अंदर और उनको लोन भी मिल जाता है, तो पीपल यूज टू इन्वेस्ट इन देम। तो ग्रीन डिपॉजिट इज द स्कीम लाइक इंटरेस्ट बेयरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स अवेल्ड बाय रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एक और चीज़, ये मैंने तुम्हें लास्ट ईयर लेक्चर में बताया था, आरआरबीज क्या होते हैं? रीजनल रूरल बैंक। तो इनका मोटिव है छोटे छोटे और ग्रास रूट लेवल पे काम करना। दोज आर नॉट एट द लेवल ऑफ कि वो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लोन दें, तो ये उनके लिए है भी नहीं। एक्सेप्ट आरआरबीज, ग्रीन डिपॉजिट्स आर गिवन बाय पीएसबीज एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, नॉट बाय आरआरबीज, ठीक है। फाइन। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये रिपोर्ट कौन देता है? आरबीआई देता है इन 2021। इट वाज पब्लिश्ड आई थिंक, एंड हाँ, इट वाज 2021 का रिपोर्ट, बट इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स ऑफ बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड पोस्टल एक्सेट्रा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ओवरऑल, चाहे वो कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, वो बैंकिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस हो, पोस्टल, ऑल दिस कम्स अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन। पहली चीज, ये सोच के मत जाना कि सिर्फ बैंकिंग में ही होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑल दीज आर इंक्लूडेड। हर साल जून में ये रिपोर्ट आती है। इसका कोई बेस ईयर नहीं है, जैसे कि सीपीआई का बेस ईयर होता है 2011-12, ठीक है। उसके हिसाब से हम प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई भी बेस ईयर नहीं है। इसका जो स्कोर है वो 0 to 10 होता है, सॉरी 100 होता है। 0 में फुल एक्सक्लूजन, कोई भी पीपल इज नॉट एसोसिएटेड विद बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, इन्वेस्टमेंट। और जो इसका 100 होता है वो फुल इंक्लूजन होता है, ठीक है। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी। एक्सेस में 35% दिया हुआ है वेटेज, यूसेज में 45% एंड क्वालिटी में 20%। एक्सेस इज लाइक कितने पीपल, कितने लोग को एक्सेस है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, लाइक बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस और पोस्टल सर्विसेज का। यूसेज कितना लोग करते हैं, और क्वालिटी 20%। उसको डिवाइड किया हुआ है, इसके अंदर फर्दर डिविजन होते हैं कि वो कितने लोगों को और कैसे कहाँ के लोगों को मिल रहा है, ठीक है। नाउ, टर्म्स, कॉलेबल डिपॉजिट्स, नॉन कॉलेबल डिपॉजिट्स। कॉलेबल डिपॉजिट्स आर एफडीज विड्रॉन बिफोर मेच्योरिटी विद पेनल्टी। मान लेते हैं ये एसबीआई है, आपने इसमें जाके एक एफडी कराई और ये 5 साल की थी, ठीक है। ये 5 ईयर्स की एफडी अगर आपने 3 ईयर्स में ही तोड़ दी, आप क्योंकि आपको पैसे की नीड थी तो आपने कहा बैंक को कि मेरे को मेरी एफडी वापस चाहिए और पैसा वापस करो तीसरे साल पे ही, क्योंकि ये 5 ईयर्स की कंप्लीट मेच्योरिटी पे नहीं आई है, तो एसबीआई इसको तोड़ देगा अंडर कॉलेबल डिपॉजिट्स। बट वो एक पेनल्टी चार्ज करेगा, ठीक है। वो आप एसबीआई को दो और अपना पैसा लेके जाओ। बट नॉन कॉलेबल डिपॉजिट्स में आप एफडी को तोड़ ही नहीं सकते हो 5 साल से पहले। यू कैन नॉट ब्रेक द एफडी। फाइन। छोटे छोटे टर्म्स हैं, पूछ सकता है। अब ये बीमा ट्रिनिटी क्या है? बीमा ट्रिनिटी इज अ बेसिकली बाय IRDAI, ये इसको बनाया है। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। इंश्योरेंस बाय फॉर ऑल बाय 2047। इसके 3 पार्ट्स हैं, बीमा विस्तार, बीमा सुगम, बीमा वाहकस, ठीक है। बीमा विस्तार इज सिंगल पॉलिसी फॉर ऑल, सुगम इज ऑनलाइन पोर्टल,
एंड वहाँ का इज डेडिकेटेड टू वुमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स एट ग्राम सभा लेवल। ऐसे के ऐसे याद रखो, पूछता है तो बता देना, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, आएगा भी तो। ये पूछ लेगा कि बीमा ट्रिनिटी इज अ प्रोग्राम बाय IRDAI, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय व्हाट ईयर, इट कैन आस्क, और एज अ स्टेटमेंट इट कैन आस्क बीमा विस्तार, बीमा सुगम इज अ सिंगल पॉलिसी फॉर ऑल, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। बीमा सुगम इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो ही कैन आस्क इट एनी वे। ठीक है। लिबोर, व्हाट इज दिस? दिस इज लंडर लिबोर। ये क्या चीज़ है? लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। अब होता क्या है, मान लेते हैं एग्जाम्पल, जस्ट फॉर गिविंग एन एग्जाम्पल, ये SBI है, ये HDFC है, इनको पैसे चाहिए थे HDFC को। HDFC वांट सम मनी एंड HDFC ने पैसे लिए SBI से। तो SBI ने जो इसको पैसे दिए होंगे कुछ इंटरेस्ट रेट पे दिए होंगे, उस इंटरेस्ट को बोलते हैं ऑफर रेट। जब ये ट्रांजैक्शंस बिटवीन बैंक्स होती है तो उसको बोलते हैं हम ऑफर रेट। तो लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, इट इज अ डोमेस्टिकली इनेबल्ड ऑफर रेट। लाइक मान लो ये एक स्टेट है, अब ये स्टेट में दो बैंक्स ने अपने आप बीच में ट्रांजेक्शन्स की और उसके बीच में एक ऑफर रेट तय हुआ था। और दीज आर फॉर टेम्परेरी पीरियड्स, कुछ टाइम पे ये चेंज होते रहते हैं एंड टाइम टाइम पे ये चेंज होते रहते हैं। सेम लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है, जस्ट इन रेफरेंस। ऐसे ही इंडिया में भी है MIFOR। जहाँ पे तुम ये OR देखो ना, तो ट्राई टू रिमेंबर दिस कि मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा अगर तुमने ये दो टर्म्स पढ़ी हैं, क्योंकि इस जैसे और टर्म्स भी हैं SFS COR, तो और टर्म्स भी हैं। तो थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए जस्ट राइट दिस इंटरबैंक ऑफर रेट। ठीक है, फाइन। अब कुछ जो टर्म्स बहुत न्यूज़ में रही हैं और मुझे लगता है इससे क्वेश्चन आना चाहिए, अभी नहीं आएगा तो शायद नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा तो है, क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहा है। वॉस्ट्रो अकाउंट एंड नॉस्ट्रो अकाउंट। अब ये वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है? डोमेस्टिक बैंक्स वॉस्ट्रो अकाउंट्स अ डोमेस्टिक बैंक होल्ड करे फॉर अ फॉरेन बैंक इन डोमेस्टिक बैंक्स करेंसी। मान लेते हैं ये SBI है, ये सिटी बैंक है US में, ये फॉरेन बैंक हो गया। अब सिटी बैंक का एक अकाउंट SBI में खुलेगा और उसमें सिटी बैंक अपने पैसे डालेगा। ठीक है, वो होंगे रुपीज में, डॉलर एक्सचेंज करके, और वो रुपीज में जब वो पैसे होल्ड करेगा SBI फॉर सिटी बैंक इन रुपीज। ठीक है, ये सिस्टम काम कैसे किया था, मान लो SBI था और यहाँ पे रशिया का रशियन बैंक था। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने हमारे यहाँ पे एक अकाउंट खोला और SBI ने इनके यहाँ पे एक अकाउंट खोला। अब ये था रशियन रुपीज में और हमारे यहाँ पे था इंडियन रुपीज में। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब हमने पेट्रोलियम लिया उनसे, तो हमने उनके इसी अकाउंट में से उनको पेमेंट कर दी। ठीक है, हमारा जो SBI का ये अकाउंट था, इसी अकाउंट से हमने उनको पेमेंट कर दी। अब रशिया ने जब हमसे कुछ खरीदा तो हमने रशिया से इसी अकाउंट से पैसे ले लिए, जो रशिया का हमारे यहाँ पे SBI में खुला हुआ था। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, तो आई होप यू गेट इट। जब फिर से वॉस्ट्रो इज डोमेस्टिक बैंक होल्ड करे फॉरेन बैंक का अकाउंट इंडियन रुपीज में। नॉस्ट्रो अकाउंट इज बैंक होल्ड विद एन ओवरसीज बैंक दैट इज डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। ये इंडिया था, ये इंडिया का बैंक X है, यहाँ का एक अकाउंट नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ बैंक X, इंडिया का नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ बैंक X, इंडिया का अकाउंट है ये। ठीक है, बैंक Y में जो USA में है और ये US डॉलर्स में होगा, क्योंकि ये वहाँ की ही बैंक है तो वो अपनी इसी करेंसी में होल्ड करेगी, वो क्यों इंडियन रुपीज में होल्ड करने लगी। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। Recently, government informed 20 Russian banks have opened special rupee Vostro account with partner banks in India। ये करंट अफेयर्स था, इसका ये स्टैटिक पोर्शन था जो तुम्हें समझना चाहिए। ठीक है साहब, नेक्स्ट इज विंडफॉल टैक्स। अभी क्या हुआ, जब हमने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा तो कुछ लोगों को बहुत फायदा हुआ, लाइक कुछ पेट्रोलियम कंपनीज को बहुत फायदा हुआ। तो ऐसे जो लाइक बिकॉज ऑफ फ्यू पॉलिसी चेंजेस और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से किसी कंपनी को जब ज़्यादा ही प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं विंडफॉल गेन्स। अब विंडफॉल प्रॉफिट्स होते हैं वो। अब जब ये विंडफॉल प्रॉफिट्स आर सडन एंड अनएक्सपेक्टेड स्पाइक इन अर्निंग ऑफन कॉज्ड बाय अ वन टाइम इवेंट दैट इज आउट ऑफ द नॉर्म। ठीक है, ये मैंने चीज़ हिंदी में बोली थी। अब विंडफॉल
प्रॉफिट्स पे यूनियन गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था, दैट यू हैव टू नो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यू शुड नो विंडफॉल टैक्स क्या होता है और विंडफॉल प्रॉफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, दिस इज इट। नाउ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, नीति आयोग ने ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसके 4 पिलर्स हैं। इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स विद इट्स सेक्टर स्पेसिफिक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये रिपोर्ट बताती है सेक्टर स्पेसिफिक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों पे। मेक श्योर यू रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, दीज आर द 4 पिलर्स जिसके ऊपर हमारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस चेक होता है। ठीक है, अब T1 सिस्टम साइकिल, T+1 सेटलमेंट साइकिल, दैट इज 24 आवर्स। ये 24 आवर्स क्या है मैं बताता हूँ। मान लेते हैं ये होता है किस लिए, सिक्योरिटीज मार्केट के लिए। पहली बात तो अगर T+1 आ जाए तो सिक्योरिटीज मार्केट ढूंढेंगे हम ऑप्शंस में। उसके बाद होता क्या है कि मान लो आज आपने ये जियो का शेयर खरीदा, ये ट्रेड हुआ है, ठीक है। आज आपने खरीदा है तो इसका जो पैसा है वो आपको एक दिन में मिल जाना चाहिए। ठीक है, मान लो जिसने ये सेल किया होगा, ये सेलर है और आप बायर थे, तो आपने जब ये जियो का शेयर लिया तो उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर इसका पेमेंट हो जाना चाहिए जब ट्रेड हुआ। और उसका सेटलमेंट, टाइम बिटवीन ट्रेड डेट एंड सेटलमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज 24 आवर्स, दैट इज T+1 सेटलमेंट साइकिल। उसको बोलते हैं हम T+1 सेटलमेंट साइकिल। ऐसे पहले ज़्यादा भी चलता था, T+1 7, T+1 14, तो ये भी चलता था। बस हमें ये याद रखना है कि ये सिक्योरिटीज मार्केट की चीज़ है और ये 24 आवर्स है। T+1 देख के 24 आवर्स थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी ट्रेड डेट और सेटलमेंट के बीच का टाइम होता है सेटलमेंट साइकिल। नाउ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिलीज्ड इंडियाज फर्स्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स। बाकी इससे ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इनके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें ये याद रखना है कि NSE ने निकाला है इंडिया का फर्स्ट REITs इंडेक्स और IITES, ठीक है, इंडेक्स। ठीक है, इनसाइडर्स ट्रेडिंग, कुछ टर्म्स हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी स्टॉक। मेजर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, पब्लिक कंपनीज स्टॉक। पब्लिक कंपनीज कौन सी, जो कंपनी लिस्टेड होती हैं और ओपन टू सेल होती हैं अपने शेयर्स को। लाइक जो कंपनीज अपने शेयर्स को ओपनली सेल करती हैं, दोज आर पब्लिक कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं। ठीक है, trading of a public company stock or other securities based on material non-public info about the company। अंदर का कोई इंसान था, उसने आपको टिप दी और यू हैव ट्रेडेड विद द कंपनी एंड illegal, that is basically illegal। तो trading of a public company stock or other securities based on the material non-public info about the company, co-location scam, this happened with NSE 2015 में ये स्कैम खुला था। तो सम ट्रेडर्स गेट एक्सेस टू द डेटा एंड ट्रेडिंग फैसिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ अ ब्रॉडर मार्केट। कुछ लोगों को, लाइक ये जो मान लो ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, इनको NSE ने पहले ही मान लो 20 को ट्रेड स्टार्ट होने वाली थी, बट इनको एक्सेस मिल गया 19 को ही एंड दे गॉट द शेयर्स फ्रॉम देयर। बाकी इस पब्लिक के लिए शेयर्स बहुत कम बचे क्योंकि सारा इन्होंने ही खरीद लिया। तो दिस इज व्हाट इज को लोकेशन स्कैम। एल्गो ट्रेडिंग, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, ये होती है एल्गोरिदम ट्रेडिंग। जैसे कि कोई एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें एक कोड्स डाल के छोड़ दिए जाते हैं और प्रोग्राम्स डाल के छोड़ दिए जाते हैं और ट्रेडिंग खुद से होती है। तो दैट इज execute trades। Algorithm trading means execute trades by using predefined programming। ठीक है, this is done। now PLFS, periodic labor force survey, annual report 22-23, Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI। now इससे हमें 3 एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स मिलते हैं। क्या क्या, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दैट इज 15 to 64, ये जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, याद रखना 15 to 64, ये जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, इसमें से कितने लोग वर्किंग, कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं और कितने अवेलेबल फॉर वर्क हैं। ठीक है, दैट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द वर्क पूल ऑफ 15 to 64। इसमें से कितने लोग वर्किंग, कितने लोग सीकिंग है और कितने लोग अवेलेबल फॉर वर्क हैं, ये हमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बताता है।
और ये हमें पूरी पॉपुलेशन में से बताता है, लाइक वर्किंग अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, कितने लोग वर्कर हैं अपॉन टोटल। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हम देखते हैं, हमारी बात हो रही है खुश ना हो ज़्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन लेबर फोर्स। यहाँ पे हम टोटल पॉपुलेशन नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे लेबर फोर्स देखते हैं। ठीक है। जस्ट फॉर सेइंग, बस तुमको ये तीन याद रखने हैं। पीएलएफएस को मोस्टली निकालता है, ये याद रखना है। तीन इंडिकेटर्स हैं, ये याद रखना है। दैट्स इट। ये सब याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, रह जाता है तो अच्छी बात है, ना रहे तो और अच्छी बात है। नाउ, ग्रामीण उद्यमी स्कीम, इट इज अ मल्टी स्किल प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडीई, ट्रेन करना ट्राइबल स्टूडेंट्स को इन सेलेक्टेड स्टेट्स जॉब रोल्स रेलेवेंट टू लोकल इकोनॉमी। ट्राइबल स्टूडेंट्स को पढ़ाना और उनको वहाँ की लोकल लोकल जॉब्स के लिए परफेक्ट बनाना। दिस इज द मिशन ऑफ द स्कीम, ग्रामीण उद्यमी स्कीम, फंडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी, इम्प्लीमेंटेड अंडर द सांसदीय परिसंकुल योजना। वेरी इंपॉर्टेंट। 6 स्टेट्स कौन सी हैं, क्योंकि सब में नहीं है और सब में ट्राइबल पॉपुलेशन भी नहीं है, तो महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड और गुजरात। It is extended to 49 ST clusters and 15 states, led by tribal MPs or of Rajya Sabha और लोक सभा। This is led by tribal MPs of राज्य सभा एंड लोक सभा। 15 स्टेट के अंदर और 49 शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्लस्टर्स के अंदर इसको एक्सटेंड किया गया था। फाइन। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सब तो कवर हो ही गया। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है? स्टैटिक्स पढ़ो जाके अगर नहीं पता है तो। फर्स्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है। इसको बनाया किसने? एनएसडीसी ने ही, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मॉडल डेवलप्ड अंडर एमएसडीई। ये एमएसडी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मैं बोलूंगा नहीं बार बार एमएसडी ही से, मैं आगे दो तीन स्कीम्स और हैं तो उनमें यही बोलूंगा कि एमएसडी और एनएसडीसी। ठीक है। गोल ऑफ बेनिफिटिंग 50 के यूथ इंडियंस ओवर 4 years। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, जिसमें से 50 के में से 60% वेमेन होंगी, 50,000। इतना तो सब समझ ही गए होंगे मेरे हिसाब से। 50 के इज 50,000, के मीन्स 1,000। ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन, कौन बनाया इसको? नीति आयोग बनाया। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव एम्स हैं, तुम खुद पढ़ना, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ इसको, यहाँ पे रीड करने का कोई फायदा नहीं है, मैंने लगा दिया है, याद रखना। इन्होंने अभी लॉन्च किया था अटल सारथी। अभी अटल सारथी क्या है? इनके अटल लैब्स होते हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स। ये इनका एक इनिशिएटिव है। किसके अंदर? अटल मिशन के ही अंदर, इनो अटल इनोवेशन मिशन के ही अंदर इनका एक इनिशिएटिव था, अटल टिंकरिंग लैब्स। इसके अंदर अटल सारथी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अभी रिसेंटली। और वो क्या है? वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है। कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है, जिसमें 4 पिलर्स हैं: सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, परफॉर्मेंस इनेबल्ड मैट्रिक्स और कंप्लायंस एसओपी। ठीक है। बस ऐसे ही जस्ट फॉर रेफरेंस एक बार पढ़ लो, दिमाग में रह जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नाउ, प्रोजेक्ट एम्बर अंडर संकल्प प्रोग्राम, एमएसडीई ने कोलैब किया है विद जनरेशन इंडिया फाउंडेशन जीआईटी एंड अमेजन वेब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एडब्ल्यूएस। ठीक है। अब होगा क्या इसमें? प्रोजेक्ट एम्बर में जो लोग होंगे, जो 30 के यूथ को इसको टारगेट कर रहे हैं, जिसमें से 50% वेमेन है, इसमें क्या होगा? ये जो 30 के यूथ है, इनको अमेजन वेब सर्विसेज में इसको क्लासेस दी जाएंगी और इनके जॉब के हिसाब से लर्नर्स विल टेक पार्ट इनटू इट एंड वहाँ पे चीज़ें सीखेंगे और अमेजन के लिए इनके लिए एक वर्क फोर्स तैयार होगी अमेजन के लिए, और बाकी और सब कंपनीज के लिए भी। बट अमेजन इज अ पार्टनर इन दिस, तो मोस्ट प्रेफरेबली अमेजन के लिए। ठीक है। अब एग्रीकल्चर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है आनी चाहिए और आ सकती हैं, शायद आए तो। ठीक है। फर्टिलाइजर्स एक इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्टिलाइजर्स में यूरिया जो हम यूज़ करते हैं वो फिक्स प्राइस पे बेचा जाता है। फिक्स प्राइस का मतलब उसका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट तय करती है, स्टैट्यूटरीली नोटिफाइड प्राइस होता है वो। और इट इज़ नॉट गवर्नड अंडर द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ये सब्सिडी नहीं है, पहली बात। ये फिक्स प्राइस है तो सब्सिडी स्कीम के अंदर नहीं आएगा। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट बनता है तो यू कैन मार्क इट रॉन्ग। नाउ, जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स होते हैं, डीएपी काइंड ऑफ थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उनके लिए एक फिक्स सब्सिडी, सब्सिडी क्या? गवर्नमेंट एक अमाउंट किसानों के बैंक अकाउंट्स में डालती है और किसान अपने आप जाके दुकान से
ये नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चर इसका प्राइस सेट कर सकते हैं मार्केट प्राइस के हिसाब से, पर जो यूरिया फर्टिलाइजर है उसका प्राइस मैन्युफैक्चर सेट नहीं करते हैं, उसको गवर्नमेंट सेट करती है, ठीक है। इतनी बात पक्की है। पल्सेज में ग्रोथ इन राबी एंड खारिफ क्रॉप्स वी हैव सीन लास्ट ईयर, हमने दोनों सीजन में अच्छी ग्रोथ देखी है और ज़्यादा ही हुई है लास्ट ईयर से। ग्राम इज द मोस्ट डोमिनेंट पल्स जो हमने उगाई है, 40% इन पल्सेस। अगर पल्सेस 100% है सारी की सारी, तो 40% हमने ग्राम का उत्पादन किया है, ग्राम को अ, उगाया है, ठीक है। टॉप एमपी ने किया, महाराष्ट्र ने किया और राजस्थान ने किया। राजस्थान मार्क कर दोगे अगर तुम ग्राम देखोगे तो, याद कर लेना, दैट इज मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र एंड देन राजस्थान। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर। प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, इम्पोर्टर है, बट एक्सपोर्टर नहीं है, ठीक है। हवा में कर दो मार। कनाडा इज द एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ठीक है, फाइन। अब ये वोस्ट्रो अकाउंट क्या है? डोमेस्टिक बैंक्स, वोस्ट्रो अकाउंट्स अ डोमेस्टिक बैंक होल्ड करे फॉर अ फॉरेन बैंक इन डोमेस्टिक बैंक्स करेंसी। मान लेते हैं ये एसबीआई है, ये सिटी बैंक है यूएस में, ये फॉरेन बैंक हो गया। अब सिटी बैंक का एक अकाउंट एसबीआई में खुलेगा और उसमें सिटी बैंक अपने पैसे डालेगा, ठीक है। वो होंगे रुपीज में, डॉलर एक्सचेंज करके वो रुपीज में जब वो पैसे होल्ड करेगा एसबीआई फॉर सिटी बैंक इन रुपीज, ठीक है। ये सिस्टम काम कैसे किया था? मान लो एसबीआई था और यहाँ पे रशिया का रशियन बैंक था, तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने हमारे यहाँ पे एक अकाउंट खोला और एसबीआई ने इनके यहाँ पे एक अकाउंट खोला। अब ये था रशियन रुपीज में और हमारे यहाँ पे था इंडियन रुपीज में, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब हमने पेट्रोलियम लिया उनसे, तो हमने उनके इसी अकाउंट में से उनको पेमेंट कर दी, ठीक है। हमारा जो एसबीआई का ये अकाउंट था, इसी अकाउंट से हमने उनको पेमेंट कर दी। अब रशिया ने जब हमसे कुछ खरीदा, तो हमने रशिया से इसी अकाउंट से पैसे ले लिए, जो रशिया का हमारे यहाँ पे एसबीआई में खुला हुआ था, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, तो आई होप यू गेट इट। जब फिर से वॉस्ट्रो इज डोमेस्टिक बैंक होल्ड करे फॉरेन बैंक का अकाउंट इंडियन रुपीज में। नॉस्ट्रो अकाउंट इज बैंक होल्ड विद एन ओवरसीज बैंक दैट इज डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। ये इंडिया था, ये इंडिया का बैंक एक्स है, यहाँ का एक अकाउंट नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ बैंक एक्स, इंडिया का नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ बैंक एक्स, इंडिया का अकाउंट है ये, ठीक है। बैंक वाई में जो यूएसए में है और ये यूएस डॉलर्स में होगा, क्योंकि ये वहाँ की ही बैंक है, तो वो अपने इसी करेंसी में होल्ड करेगी, वो क्यों इंडियन रुपीज में होल्ड करने लगी, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। Recently, government informed 20 Russian banks have opened special rupee Vostro account with partner banks in India। ये करंट अफेयर्स था, इसका ये स्टैटिक पोर्शन था जो तुम्हें समझना चाहिए, ठीक है साहब। नेक्स्ट इज विंडफॉल टैक्स। अभी क्या हुआ, जब हमने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा तो कुछ लोगों को बहुत फायदा हुआ, लाइक कुछ पेट्रोलियम कंपनीज को बहुत फायदा हुआ। तो ऐसे जो लाइक बिकॉज ऑफ फ्यू पॉलिसी चेंजेस और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से किसी कंपनी को जब ज़्यादा ही प्रॉफिट्स हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विंडफॉल गेन्स। अब विंडफॉल प्रॉफिट्स होते हैं वो। अब जब ये विंडफॉल प्रॉफिट्स आर सडन एंड अनएक्सपेक्टेड स्पाइक इन अर्निंग ऑफन कॉज्ड बाय अ वन टाइम इवेंट दैट इज आउट ऑफ द नॉर्म, ठीक है। ये मैंने चीज़ हिंदी में बोली थी। अब विंडफॉल प्रॉफिट्स पे यूनियन गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था, दैट यू हैव टू नो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यू शुड नो विंडफॉल टैक्स क्या होता है और विंडफॉल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। दिस इज इट। नाउ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, नीति आयोग ने ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसके 4 पिलर्स हैं। इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेंड्स विद इट सेक्टर स्पेसिफिक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये रिपोर्ट बताती है सेक्टर स्पेसिफिक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों पे। मेक श्योर यू रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, दीज आर द 4 पिलर्स जिसके ऊपर हमारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस चेक होता है, ठीक है। अब T1 सिस्टम साइकिल, T+1 सेटलमेंट साइकिल, दैट इज 24 आवर्स। ये 24 आवर्स क्या है मैं बताता हूँ। मान लेते हैं ये होता है किस लिए, सिक्योरिटीज मार्केट के लिए। पहली बात तो अगर T+1 आ जाए तो सिक्योरिटीज मार्केट ढूंढेंगे हम ऑप्शंस में। उसके बाद होता क्या है कि मान लो आज आपने ये जियो का शेयर खरीदा, ये ट्रेड हुआ है, ठीक है।
आज आपने खरीदा है तो इसका जो पैसा है वो आपको एक दिन में मिल जाना चाहिए। ठीक है, मान लो जिसने ये सेल किया होगा, ये सेलर है और आप बायर थे, तो आपने जब ये जियो का शेयर लिया तो उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर इसका पेमेंट हो जाना चाहिए जब ट्रेड हुआ। और उसका सेटलमेंट टाइम बिटवीन ट्रेड डेट एंड सेटलमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज 24 आवर्स, दैट इज T+1 सेटलमेंट साइकिल। उसको बोलते हैं हम T+1 सेटलमेंट साइकिल। ऐसे पहले ज़्यादा भी चलता था, T+1 7, T+1 14, तो ये भी चलता था। बस हमें ये याद रखना है कि ये सिक्योरिटीज मार्केट की चीज़ है और ये 24 आवर्स है। T+1 देख के 24 आवर्स थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी ट्रेड डेट और सेटलमेंट के बीच का टाइम होता है सेटलमेंट साइकिल। नाउ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिलीज्ड इंडियाज फर्स्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स। बाकी इससे ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इनके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें ये याद रखना है कि NSE ने निकाला है इंडिया का फर्स्ट REITs इंडेक्स और IITES, ठीक है, इंडेक्स। ठीक है, इनसाइडर्स ट्रेडिंग कुछ टर्म्स हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी स्टॉक। मेजर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, पब्लिक कंपनीज स्टॉक। पब्लिक कंपनीज कौन सी? जो कंपनी लिस्टेड होती हैं और ओपन टू सेल होती हैं अपने शेयर्स को। जो कंपनीज अपने शेयर्स को ओपनली सेल करती हैं, दोज आर पब्लिक कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं। ठीक है, ट्रेडिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी स्टॉक और अदर सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फो अबाउट द कंपनी। अंदर का कोई इंसान था, उसने आपको टिप दी और यू हैव ट्रेडेड विद द कंपनी एंड illegal, that is basically illegal. So trading of a public company stock or other securities based on the material non-public info about the company. Co-location scam. This happened with NSE 2015 में ये स्कैम खुला था। तो सम ट्रेडर्स गेट एक्सेस टू द डेटा एंड ट्रेडिंग फैसिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ अ ब्रॉडर मार्केट। कुछ लोगों को ये जो मान लो ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, इनको NSE ने पहले ही मान लो 20 को ट्रेड स्टार्ट होने वाली थी, बट इनको एक्सेस मिल गया 19 को ही एंड दे गॉट द शेयर्स फ्रॉम देयर। बाकी इस पब्लिक के लिए शेयर्स बहुत कम बचे क्योंकि सारा इन्होंने ही खरीद लिया। तो दिस इज व्हाट इज को लोकेशन स्कैम। एल्गो ट्रेडिंग, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, ये होती है एल्गोरिदम ट्रेडिंग। जैसे कि कोई एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें एक कोड्स डाल के छोड़ दिए जाते हैं और प्रोग्राम्स डाल के छोड़ दिए जाते हैं और ट्रेडिंग खुद से होती है। तो दैट इज execute trades. Algorithm trading means execute trades by using predefined programming. ठीक है, this is done. Now PLFS, Periodic Labor Force Survey, Annual Report 22-23, Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI. Now इससे हमें 3 एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स मिलते हैं। क्या क्या? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दैट इज 15 to 64। ये जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, याद रखना 15 to 64, ये जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, इसमें से कितने लोग वर्किंग, कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं और कितने अवेलेबल फॉर वर्क हैं। ठीक है, दैट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द वर्क पूल ऑफ 15 to 64। इसमें से कितने लोग वर्किंग, कितने लोग सीकिंग है और कितने लोग अवेलेबल फॉर वर्क हैं, ये हमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बताता है। और ये हमें पूरी पॉपुलेशन में से बताता है, वर्किंग अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, कितने लोग वर्कर हैं अपॉन टोटल। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हम देखते हैं, हमारी बात हो रही है खुश ना हो ज़्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन लेबर फोर्स। यहाँ पे हम टोटल पॉपुलेशन नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे लेबर फोर्स देखते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर सेइंग, बस तुमको ये 3 याद रखने हैं। PLFS को मोस्टली निकालता है, ये याद रखना है। 3 इंडिकेटर्स हैं, ये याद रखते हैं, दैट्स इट। ये सब याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, रह जाता है तो अच्छी बात है, ना रहे तो और अच्छी बात है। नाउ ग्रामीण उद्यमी स्कीम, इट इज अ मल्टी स्किल प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE। ट्रेन करना ट्राइबल स्टूडेंट्स को इन सेलेक्टेड स्टेट्स जॉब रोल्स रेलेवेंट टू लोकल इकोनॉमी। ट्राइबल स्टूडेंट्स को पढ़ाना और उनको वहाँ की लोकल लोकल जॉब्स के लिए परफेक्ट बनाना। दिस इज द मिशन ऑफ
the scheme Gramin Udyami scheme funded by National Skill Development Corporations NSDC implemented under the सांसदीय परिसंकुल योजना वेरी इंपॉर्टेंट 6 स्टेट्स कौन सी हैं क्योंकि सब में नहीं है और सब में ट्राइबल पॉपुलेशन भी नहीं है तो महाराष्ट्र राजस्थान छत्तीसगढ़ एमपी झारखंड और गुजरात It is extended to 49 ST clusters and 15 states led by tribal MPs or of Rajya Sabha और लोक सभा This is led by tribal MPs of राज्य सभा एंड लोक सभा 15 स्टेट के अंदर और 49 शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्लस्टर्स के अंदर इसको एक्सटेंड किया गया था फाइन इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि सब तो कवर हो ही गया स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है स्टैटिक्स पढ़ो जाके अगर नहीं पता है तो फर्स्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है इसको बनाया किसने एनएसडीसी ने ही नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मॉडल डेवलप्ड अंडर एमएसडीई ये एमएसडी क्या है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैं बोलूंगा नहीं बार बार एमएसडीई से मैं आगे 2-3 स्कीम्स और हैं तो उनमें यही बोलूंगा कि एमएसडी और एनएसडीसी ठीक है गोल ऑफ बेनिफिटिंग 50 के यूथ इंडियंस ओवर 4 years स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड जिसमें से 50 के में से 60% वेमेन होगी 50,000 इतना तो सब समझ ही गए होंगे मेरे हिसाब से 50 के इज 50,000 के मीन्स 1,000 ठीक है अटल इनोवेशन मिशन कौन बनाया इसको नीति आयोग बनाया इसके कुछ ऑब्जेक्टिव एम्स हैं तुम खुद पढ़ना मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ इसको यहाँ पे रीड करने का कोई फायदा नहीं है मैंने लगा दिया है याद रखना इन्होंने अभी लॉन्च किया था अटल सारथी अभी अटल सारथी क्या है इनके अटल लैब्स होते हैं अटल टिंकरिंग लैब्स ये इनका एक इनिशिएटिव है किसके अंदर अटल मिशन के ही अंदर इनो अटल इनोवेशन मिशन के ही अंदर इनका एक इनिशिएटिव था अटल टिंकरिंग लैब्स इसके अंदर अटल सारथी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अभी रिसेंटली और वो क्या है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है जिसमें 4 पिलर्स हैं सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड क्लस्टर बेस्ड अप्रोच परफॉर्मेंस इनेबल्ड मैट्रिक्स और कंप्लायंस एसओपी ठीक है बस ऐसे ही जस्ट फॉर रेफरेंस एक बार पढ़ लो दिमाग में रह जाएगा बहुत अच्छी बात है नाउ प्रोजेक्ट एम्बर अंडर संकल्प प्रोग्राम एमएसडीई ने कोलैब किया है विद जनरेशन इंडिया फाउंडेशन जीआईटी एंड अमेजन वेब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एडब्ल्यूएस ठीक है अब होगा क्या इसमें प्रोजेक्ट एम्बर में जो लोग होंगे जो 30 के यूथ को इसको टारगेट कर रहे हैं जिसमें से 50% वेमेन है इसमें क्या होगा ये जो 30 के यूथ है इनको अमेजन वेब सर्विसेज में इसको क्लासेस दी जाएंगी और इनके जॉब के हिसाब से लर्नर्स विल टेक पार्ट इनटू इट एंड वहाँ पे चीज़ें सीखेंगे और अमेजन के लिए लाइक इनके लिए एक वर्क फोर्स तैयार होगी अमेजन के लिए और बाकी और सब कंपनीज के लिए भी बट अमेजन इज अ पार्टनर इन दिस तो मोस्ट प्रेफरेबली अमेजन के लिए ठीक है अब एग्रीकल्चर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है आनी चाहिए और आ सकती हैं शायद आए तो ठीक है फर्टिलाइजर्स एक इंपॉर्टेंट है इसमें फर्टिलाइजर्स में यूरिया जो हम यूज़ करते हैं वो फिक्स प्राइस पे बेचा जाता है फिक्स प्राइस का मतलब उसका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट तय करती है स्टैट्यूटरीली नोटिफाइड प्राइस होता है वो और इट इज़ नॉट गवर्नड अंडर द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम ये सब्सिडी नहीं है पहली बात ये फिक्स प्राइस है तो सब्सिडी स्कीम के अंदर नहीं आएगा अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट बनता है तो यू कैन मार्क इट रॉन्ग नाउ जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स होते हैं डीएपी काइंड ऑफ थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट तो उनके लिए एक फिक्स सब्सिडी सब्सिडी क्या गवर्नमेंट एक अमाउंट किसानों के बैंक अकाउंट्स में डालती है और किसान अपने आप जाके दुकान से ये नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं ठीक है और मैन्युफैक्चर इसका प्राइस सेट कर सकते हैं मार्केट प्राइस के हिसाब से पर जो यूरिया फर्टिलाइजर है उसका प्राइस मैन्युफैक्चर सेट नहीं करते हैं उसको गवर्नमेंट सेट करती है ठीक है इतनी बात पक्की है पल्सेज में ग्रोथ इन राबी एंड खारिफ क्रॉप्स वी हैव सीन लास्ट ईयर हमने दोनों सीजन में अच्छी ग्रोथ देखी है और ज़्यादा ही हुई है लास्ट ईयर से ग्राम इज द मोस्ट डोमिनेंट पल्स जो हमने उगाई है 40% इन पल्सेस अगर पल्सेस 100% है सारी की सारी तो 40% हमने ग्राम का उत्पादन किया है ग्राम को उगाया है ठीक है टॉप एमपी ने किया महाराष्ट्र ने किया और राजस्थान ने किया राजस्थान मार्क कर दोगे अगर तुम ग्राम देखोगे तो याद कर लेना दैट इज मध्य प्रदेश देन महाराष्ट्र एंड देन राजस्थान इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर प्रोड्यूसर है कंज्यूमर है इम्पोर्टर है बट एक्सपोर्टर नहीं है ठीक है टाइम हवा में कर दो मार कनाडा इज द एक्सपोर्टर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ठीक है फाइन कॉटन के हम
सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड कंज्यूमर ऑफ रॉ कॉटन है हम, ठीक है। पर यूएस इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, याद रखेंगे। पाम ऑयल, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर और इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। फिशरी सेक्टर में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग। इनलैंड फिशरी हमारा ज़्यादा होता है मरीन फिशरीज। मरीन फिशरीज आर जो सीज में जाके करते हैं हम, बट जो हमारा रिवर्स और पॉन्ड से जो फिशरीज हम निकालते हैं वो हमारा ज़्यादा है। इनलैंड प्रोडक्शन ज़्यादा है। और आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन स्टेट। नॉट तमिलनाडु, नॉट केरला, इट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है फाइन। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसकी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एम करता है ट्रिपल करना गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट को टू 2 ट्रिलियन बाय 2030। अभी हमारा है $760 बिलियन 2022-23 में। हमें ट्रिपल करने का एम लिया है फॉरेन पॉलिसी 2023 में। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम, ये एक स्कीम है इसके अंदर। वन टाइम एमनेस्टी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, ये दो स्कीम हो गई। और फोकस ऑन डुअल यूज हाई एंड टेक्नोलॉजी आइटम्स अंडर स्कॉमेट, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है इसलिए मैंने ब्लू से लिखा है। स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, इन सब पे हमें फोकस करना है। दिस इज अंडर आर फॉरेन पॉलिसी 2023, ठीक है फाइन। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, मान लो एक ये एसी मैन्युफैक्चरर है ऑल इंडिया के, इन्होंने बहुत अच्छी सेल्स की, तो इनके लिए क्या होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इनको कुछ सब्सिडीज देना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इनका इंसेंटिव बढ़ेगा। इनको इंसेंटिव बढ़ेगा, इनका इंसेंटिव बढ़ेगा तो ये और अच्छा प्रोडक्शन करेंगे। और अच्छा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा हमारे यहाँ की जीडीपी इंक्रीज होगी। तो टू मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चर हब, हमारे यहाँ पे सब चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हब बने, फॉर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देगी, उन सेक्टर्स पे काम करेगी और ज़्यादा जो अच्छा रिजल्ट देंगे, और ऐसे ही हमारा इंडिया बढ़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। इन्वेस्टमेंट इन 14 सेक्टर्स, ठीक है 14 सेक्टर्स की लिस्ट मैंने लिखी हुई है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल की, स्टार्टिंग मटेरियल, फलाना फलाना जो भी है पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना। एक ये PLI 1.0 के अंदर थे 13 सेक्टर्स कवर्ड। PLI 2.0 के अंदर हार्डवेयर सेक्टर इंक्लूड हुआ था, जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसीज, ये सब स्टार्ट हुआ, ठीक है। मोटिव है कटिंग एज टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी को लाना और ब्रिंग इकोनॉमीज ऑफ साइज। इन्वेस्टमेंट इन 14 सेक्टर्स, वो मैंने पढ़ लिया। 4 to 6% सब्सिडी देगी, ये भी मैंने बता दिया। बेस्ड ऑन इज इंक्रीमेंटल सेल्स, ये 4 to 6% सब्सिडी कब मिलेगी, जब इंक्रीमेंटल सेल्स होंगी डोमेस्टिकली, नॉट एट द स्टेट लेवल और ग्लोबल लेवल, एट डोमेस्टिक लेवल विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अब आज प्रोडक्ट बना, उसको 2 साल बेच के मेरे को क्या फ़ायदा, अगर आज की आज प्रोडक्ट बना और 1 महीने के अंदर सेल हो जाता है तो ज़्यादा फायदा होगा। दिस इज व्हाट द मोटिव इज, उनको सब्सिडी भी मिलेगी। तो ये है दोनों को मतलब। विंड्स पोर्टल, सेंट्रलाइज एंड मैनेज हाइपर लोकल वेदर डेटा, ये एक पोर्टल बनाया गया है टू सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। सेंट्रलाइज और मैनेज हाइपर लोकल वेदर डेटा, ठीक है। वेदर और विंड्स तुम समझ जाओगे, पर है किसके लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। UPAG पोर्टल, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। एग्रीकल्चर के स्टैटिस्टिक्स लाइक कितना प्रोडक्शन हुआ, किस चीज़ में कितना प्रोडक्शन हुआ, किसके लिए क्या कितना चीज़ यूज हुआ, फॉर दैट दिस इज द पोर्टल विच वॉज मेड। आएगा तो बता देना भाई, ठीक है। अब कुछ चीज़ें फर्स्ट है, इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ वॉट कंट्रीज, US, चाइना, UAE, सऊदी, हांगकॉन्ग। ऑर्डर याद रखना, इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। टॉप डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, US, UAE, नीदरलैंड्स, और ये लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। टॉप सोर्सेज ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स, हम सबसे ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करते हैं, देन UAE, देन US। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2022 नीति आयोग निकाला था टू आइडेंटिफाई द फंडामेंटल एरियाज क्रिटिकल फॉर सब नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन, हमने देखा। रैंक इज तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, इंपॉर्टेंट है। CPI, WPI, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है, आई हैव इंक्लूडेड दिस जस्ट टू शो फ्यू थिंग्स, बाकी उससे ज़्यादा मैं कवर नहीं करूँगा, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से। CPI रूरल अर्बन, CPI ऑल इंडिया, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस मोस्पी देता है। CPI एग्रीकल्चर, CPI ऑल इंडिया, बेस ईयर इज 2012। फूड एंड बेवरेजेस को 45%, सर्विसेज को 20, हाउसिंग को 10%। ये ऑर्डर एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में हम पान, टोबैको और इंटॉक्सिकेंट्स को ऐड नहीं करते हैं, कहीं पता लगे किसी ने ऐड कर दिया पान को अगर ऑप्शंस में आया तो
मेक श्योर सीपीआई फूड प्राइस इंडेक्स में हम पान, टोबैको और इंटॉक्सिकेंट्स को ऐड नहीं करते हैं। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबरर और एग्रीकल्चर लेबरर, इनका डेटा कौन निकालता है? लेबर ब्यूरो निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ये निकालती है, ना कि एनएसओ। ठीक है। सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर से हमारा डीए, जो तुम्हारी और तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम, तुम्हारे भाई बहन की सैलरीज में आता होगा, अगर वो वर्कर है तो उनकी सैलरी में डीए आता होगा। ठीक है। सेंट्रल और स्टेट के एम्प्लॉयज हैं तो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो उनकी सैलरीज में डीए आता होगा। ठीक है। नाउ अगर वो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं तो उनकी मनरेगा वेजेस, लाइक जो लोग मनरेगा में काम करते हैं और एट दैट लेवल काम करते हैं, उनके वेजेस को फिक्स करने के लिए हम सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर का डेटा यूज करते हैं। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ डीपीआईआईटी, इसका फुल फॉर्म तुम्हें पता है इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये 8 इंडस्ट्रीज हैं: रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। ये एक ऑर्डर में लिखी हुई है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल। ये पूछेगा नहीं कितना परसेंट है, बट इसी ऑर्डर में यू हैव टू लर्न। हाउस प्राइस इंडेक्स आरबीआई निकालता है, नॉट नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है। हाउस प्राइस इंडेक्स निकालता है आरबीआई। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। डब्ल्यूपीआई मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं फिर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाया ये भी हुआ था, बस आई रिपीटेड ऑल दीज थिंग्स। ई रुपीज, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम। पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक है ये ई रुपी। ई रुपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है और बेस्ड ऑन डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स। पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक है। ई रुपी डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एनपीसीआई, जिसने यूपीआई भी इन्वेंट किया है। एनपीसीआई ऑन इट्स यूपीआई प्लेटफॉर्म। ठीक है। ई रुपी हम कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज करेंगे? यूपीआई प्लेटफॉर्म। बनाया किसने? एनपीसीआई ने, जिसने यूपीआई बनाया। और पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक है, ये चीजें याद रखनी है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये कौन बनाता है? आरबीआई। यूपीआई 123 पे इज, किसी को वो जो फीचर फोन होता है, दैट इज कीपैड फोन। 123 जो कीपैड फोन होता है उससे अगर किसी को पेमेंट करनी है, ठीक है, लाइक द यूपीआई जो तुम अपने फोन में यूज करते हो, तो वो जो पे फीचर फोन में अगर वो किसी को पेमेंट करनी है तो ही हैज टू राइट 1 2 3 एंड सम 4 स्टेप का प्रोसेस है देयर। तो 3 स्टेप का प्रोसेस है जिसमें कॉल करो, चूज द मोड ऑफ ट्रांजेक्शन एंड पे 4 मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे 4 मोड्स हैं जिससे आपको पे करना है। इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम फॉर फीचर फोन, दिस इज यूपीआई 123 पे। ये भी किसने बनाया? ये आरबीआई ने बनाया है। मैं ऐड कर दूंगा नीचे, जब तुम्हें पीडीएफ मिलेगी तो उसमें मिलेगा। नाउ ये जो फोर मोड्स हैं, इसमें एक वॉइस का मोड है, एक यूपीआई का मोड है और 2 मोड्स और हैं। इनका आई थिंक उतना डिटेल में तो नहीं जाना चाहिए। अगर आता है तो यूपीआई 123 पे पूछेगा कि इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम फॉर फीचर फोन, बहुत ऊपर ऊपर से पूछेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू माई पीओबी, दैट इज गवर्नमेंट डेट, डेट टू जीडीपी रेशियो और इंडिया एक्सटर्नल डेट। डेट मतलब होता है कर्जा, कर्जा मतलब लोन, बाकी इससे ज़्यादा मुझे एंटोनिम आते नहीं है। ठीक है। तो गवर्नमेंट डेट, उसमें कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट डेट में क्या क्या आता है? लाइक दैट इज पब्लिक डेट अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फ्रॉम इंटरनली कंट्री के अंदर से कितना डेट लिया गया, पब्लिक डेट, दैट इज मार्केटेबल, नॉन मार्केटेबल। पब्लिक डेट मीन्स गवर्नमेंट का डेट, ओनली गवर्नमेंट का डेट। अदर लाइबिलिटीज अगेंस्ट पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स। ठीक है। आ गई बात समझ में? डन। इंटरनल डेट इज 94%, एक्सटर्नल डेट इज ओनली 6%। इसका मतलब जो हमने बाहर के देशों से, जो ऑर्गेनाइजेशन से हमने लोन लिया हुआ है, दैट इज ओनली 6% ऑफ 100%। ठीक है। बाकी 94% हमारा इंटरनल डेट है। इससे पीवाईक्यू आया हुआ है तो इसको देख लेना बहुत अच्छे से। स्टेट गवर्नमेंट का डेट 70% है, यूनियन गवर्नमेंट का डेट है 30%। ये भी बात हम याद रखेंगे, जो गवर्नमेंट डेट में है वो 70% स्टेट का है और यूनियन गवर्नमेंट का 30% है। लॉन्ग टर्म डेट शॉर्ट टर्म डेट से ज़्यादा है। ठीक है। ये भी बात याद रखेंगे। फिक्स्ड इंटरेस्ट डेट इज 95% और जो वेरिएबल इंटरेस्ट पे है वो है 5%। ठीक है। ये 4 चीज़ें याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब हमारा कितना कर्जा है अपॉन जीडीपी का रेशियो देखते हैं क्या है। एफआरबीएम टारगेट क्या था बाय 2024 एंड 25? सेंटर का है 40%, स्टेट का है 20% ऑफ जीडीपी। ठीक है।
एफआरबीएम टारगेट हमें फिट करना है, ये फॉरेन रेगुलेशन बजट मैनेजमेंट का एक्ट है, इसके हिसाब से कुछ टारगेट्स हैं, बट सेंटर का फिलहाल है 40% ऑफ जीडीपी, स्टेट्स का है 20% ऑफ जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, ये याद रखना। द थिंग इज डेट टू जीडीपी रेशियो, एफआरबीएम का टारगेट बाय 24-25, दैट इज सेंटर का 40%, स्टेट्स का 20%। अभी जो भी है हमें इतने पे आके उसे रोकना है। ये बात समझ आ गई? हाँ जी, ठीक है। इंडियाज एक्सटर्नल डेट एज ऑफ जून 2023, ये क्या है? एक्सटर्नली जो डेट लिया है वो है हमारा $629 बिलियन। नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 39.8, डिपॉजिट टेकिंग कॉर्पोरेशन 26%, जनरल गवर्नमेंट का 21% और अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 7.6%। बिल्कुल याद मत करना, बस देख लो। नॉन गवर्नमेंट डेट 80% है। समझ आई बात? ये है नॉन गवर्नमेंट, ये आती है कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उनका डेट है 80%। गवर्नमेंट का डेट है ओनली 20%। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट हमेशा ज़्यादा होगा शॉर्ट टर्म डेट से। जो ज़्यादा टाइम के लिए जो लोन लिया है वो 80% है, और जो कम टाइम के लिए है वो 20% है। अब एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेशन, मतलब हमने किस करेंसी में सबसे ज़्यादा लोन लिया है। दैट इज फर्स्ट इज 54% यूएस डॉलर, सेकेंड इज इंडियन रुपीज 30%, एस डी आर राइट्स, दैट इज कम्स अंडर वो क्या था हमारा रिजर्व, रिजर्व जो आरबीआई रखता है, दैट इज एसडीआर, उसमें एक एसडीआर भी होता है, दैट इज मिक्स ऑफ ऑल द करेंसीज बेसिकली 6%, और येन इज 5%। ठीक, क्या हो ना? अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स, लोन्स 33%, करेंसी एंड डिपॉजिट्स 23%, ट्रेड क्रेडिट एंड एडवांसेस 19%, डेट एंड सिक्योरिटीज 17%। आई थिंक इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स में कुछ बचा नहीं है, आएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से, और कुछ अलग ही स्कीम उनको पूछनी हुई तो यार वो सब तो मैं नहीं पढ़ा सकता, जितना मैं कर सकता था आई हैव डन। थैंक यू सो मच। इसका पीडीएफ तुम्हें मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो, और थैंक यू, जय हिंद।